हेलो एवरीवन, आप सबों का टीएसपी स्टडी जोन में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बोले तो रसायन। इस विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर या बोले तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन अर्थात विलयन, या इसी का दूसरा नाम होता है हमारा। चलिए इस विलयन चैप्टर के अंतर्गत घोल सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम पारासरण। प्रतिलोम पारासरण जिसको कि अंग्रेजी में हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं आरओ। देखिए आरओ से आप परिचित होंगे, आप टेलीविजन पर भी एडवर्टाइज देखे होंगे। वाटर को प्यूरिफाई करने वाला जो मशीन आता है उसके एडवर्टाइजमेंट बोलता है आरओ प्लस यूवी। तो देखिए आप जो वाटर प्यूरिफाई मशीन लेते हैं उसमें भी हमारा लगा रहता है आरओ। आरओ कहने का अर्थ हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस, बोले तो प्रतिलोम पारासरण। तो चलिए प्रतिलोम पारासरण पढ़ने से पहले हम 1 मिनट चर्चा कर ले रहे हैं पारासरण का। देखिए थे अगर मैं पारासरण की बात करूं तो पारासरण के लिए हमारे पास 2 विलयन होना चाहिए, एक तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन। तनु विलयन की सांद्रता कम होता है, सांद्रता बोले तो गाढ़ापन, और सांद्र विलयन की सांद्रता अधिक होता है। देखे थे कि जब हम तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली, ये अत्यंत पतली झिल्ली होती है जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ घोलक का ही कण प्रवाहित होता है, विलायक का कण प्रवाहित होता है, इससे विलय का कण प्रवाहित होता नहीं है। जैसे हमने 2 तरह का विलयन ले लिया, एक देखिए तनु है और एक है हमारा सांद्र। कहता है कि जब तनु विलयन और सांद्र विलयन पतला घोल और गाढ़ा घोल को अर्धपारगम्य झिल्ली से जब हम अलग रखते हैं तब कहता है कि तनु विलयन से घोलक का जो कण होता है, विलायक का जो कण होता है, वो सांद्र घोल की तरफ, गाढ़ा घोल की तरफ प्रवाहित होने लगता है, जिसको पारासरण कहते हैं। जैसे आपसे पहले के क्लास में पूछ चुका होगा, पढ़े होंगे किशमिश के दाने का फूलना। जब किशमिश के दाने को हम पानी में डालते हैं तो किशमिश का दाना फूल जाता है, यही पारासरण घटना के कारण। जब हम दाना को पानी में डालते हैं तो किशमिश का बाह्य जो परत होता है, बाह्य जो सतह होता है, वह अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है, और जल के जो कण होता है उस झिल्ली से होकर किशमिश के अंदर प्रवेश करता है, जिससे किशमिश के अंदर का जो गाढ़ा सा घोल होता है वह धीरे धीरे पतला होने लगता है, जिससे किशमिश के दाने फूल जाते हैं। तो ये है पारासरण, और इसी पारासरण का जस्ट उल्टा विपरीत जो रूप होता है उसी को हम बोलेंगे प्रतिलोम पारासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, बोले तो आरओ। तो चलते हैं हम प्रतिलोम पारासरण की तरफ। आखिर कहेंगे कि इसको सबसे पहले आप फिगर देखिएगा, ग्राफ फिगर आप देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। देखिए प्रतिलोम पारासरण की भी मैं बात करूं तो इसके लिए भी हम 2 विलयन लेंगे, एक तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन। चलिए हम 2 विलयन ले रहे हैं। ये हमारा एक प्रकार का बर्तन हो गया। मैं फिगर को बीच बीच में इरेज मिटाते रहूंगा ताकि आपको और समझ में आए। ये हम एक बर्तन ले लिए जिसके मध्य भाग में हमने लगा दिया अर्धपारगम्य झिल्ली, बोली तो वैसी पतली झिल्ली
जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ घोलक या विलायक बोले तो सॉल्वेंट का कण प्रवाहित हो। इससे सॉल्यूट का कण प्रवाहित होता नहीं है, इससे हमेशा सॉल्वेंट का कण प्रवाहित होता है, विलायक का, घोलक का। चलिए हमने दो तरह का विलयन ले लिया, एक हम तनु लेंगे और एक हम ले लेंगे सांद्र। आप देख के केयर कीजिएगा, देख के बताइएगा कि बाएं तरफ वाला तनु है या दाएं तरफ वाला तनु विलयन है। अब तो लगभग आप गेस कर पा रहे होंगे कि बाएं तरफ का तनु है कि दाएं तरफ का तनु विलयन है। चलिए बाएं तरफ जो है हमारा लेफ्ट साइड वाला तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ये हमने दाएं तरफ जो लिया है ये है हमारा सांद्र घोल, सांद्र विलयन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो देखते हैं कि हम तनु विलयन और सांद्र विलयन को, पतला घोल और गाढ़ा घोल को अर्धपारगम्य झिल्ली से एक दूसरे से पृथक रखते हैं। तो जब एक दूसरे से हम पृथक रखेंगे तनु विलयन और सांद्र विलयन, ये है हमारा तनु विलयन। तनु विलयन को हम शुद्ध घोलक भी कहते हैं, ऐसा हम पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो में। शुद्ध घोलक या हो सके तो आप इसको जल भी बोल सकते हैं। इसकी सांद्रता जो है वह कम होता है, कम गाढ़ापन होता है, ये कम सांद्रता का होता है, और ये जो है ये है हमारा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन बोले तो इसकी सांद्रता जो है वह अधिक होता है, अधिक सांद्रता। तो देखें कि हमने यहाँ पर दो विलयन ले लिया, एक तनु विलयन और दूसरा सांद्र विलयन। ये तनु विलयन और सांद्र विलयन को एक झिल्ली के माध्यम से अलग रखे हैं। ये देखिए इस झिल्ली को हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, बोले तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। तो कहता है जब हम तनु विलयन और सांद्र विलयन, पतला घोल और गाढ़ा घोल को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग रखते हैं, तब कहता है कि तनु घोल से घोलक का जो कण होता है, ये तनु घोल से घोलक का कण जो होता है सांद्र घोल की तरफ प्रवाहित होने लगता है। देखिए ये प्रवाहित हो रहा है। तो जब घोलक का कण तनु घोल से सांद्र घोल की ओर प्रवाहित होता है तो इस घटना को हम बोलेंगे परासरण, और इस परासरण घटना को रोकने के लिए सांद्र घोल के ऊपर, चलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, इस परासरण घटना को रोकने के लिए देखिए सांद्र घोल के ऊपर, गाढ़ा घोल के ऊपर यहां हम एक दाब आरोपित करते हैं, यहां से एक हम प्रेशर लगाते हैं। तो जब हम सांद्र घोल के ऊपर दाब लगाते हैं तो दाब लगाने के बाद ये घोलक का प्रवाह रुक जाता है, मतलब किधर से भी किधर कहीं भी घोलक का कण प्रवाहित नहीं होता है, न तनु से सांद्र की ओर जाएगा और न ही सांद्र से हमारा तनु की ओर आएगा। कहने का मतलब ये साम्य अवस्था में आ जाता है, अर्थात घोलक के कण को, घोलक के कण के प्रवाह को रोकने के लिए, विलायक के कण के प्रवाह को रोकने के लिए सांद्र घोल के ऊपर ये जो हम दाब लगा रहे हैं, तो जब घोलक के कण का प्रवाह रुक जाता है तो इस दाब को हम बोलते हैं परिसारक दाब, जिसको सूचित करते हैं P या पाई से। कहने का मतलब घोलक के कण का प्रवाह पूरा रुक चुका है, कहीं भी तनु से सांद्र या सांद्र से तनु कहीं प्रवाहित नहीं हो रहा है। लेकिन जरा आप सोच कर देखिए कि इस दाब को अगर थोड़ा सा हम और बढ़ा, जैसे मान लीजिए सपोज पहले हम 2 ATM का दाब लगाए हैं 2 एटमॉस्फेयर का, सपोज कीजिए। अब इस दाब को हम बढ़ा दिए, जैसे मान लिए कि अब हम 3 कर दिए, तो जब दाब को इधर से और ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे और कस के इसको दबाएंगे, तब घोलक का जो कण होता है इस सांद्र से जाने लगेगा तनु की तरफ।
मतलब सांद्र घोल के ऊपर लगाया गया दाब का मान अगर परिसारक से ज्यादा हो, अर्थात देखिए अब हम यहाँ पर जो दाब लगा रहे हैं, ये दाब जो है हमारा इज ग्रेटर है, बड़ा है पी या पाई बोले तो परिसारक से। कहने का मतलब जब सांद्र के ऊपर अगर हम परिसारक दाब से ज्यादा का दाब लगा देते हैं, तब घोलक का कण अब तनु से सांद्र की ओर नहीं जाएगा, अब घोलक का कण जो है वह हमारा सांद्र से तनु की ओर आने लगता है, और इधर से इधर घोलक के कण जो है सांद्र से तनु की ओर जो प्रवाहित होता है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम पारासरण। पारासरण का उल्टा, पारासरण में तनु से सांद्र की ओर जाता है और प्रतिलोम पारासरण में सांद्र से तनु की ओर प्रवाहित होता है घोलक का कण। और इधर प्रवाहित हुआ, अगर इधर हमें टैंक बना ले, पाइप निकाल दे बाहर, तो उस पाइप से ये कण, ये घोलक के कण बाहर प्रवाहित होने लगता है। ये प्रवाहित होने लगा, तो ये है आपका प्रतिलोम पारासरण। एक बार पुनः सुन लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहता है जब तनु घोल और सांद्र घोल को अर्ध पारागम्य झिल्ली से अलग अलग रखते हैं, तो तनु घोल से घोलक का कण सांद्र की ओर जाता है, इसको बोले पारासरण। इस पारासरण को रोकने के लिए सांद्र के ऊपर दाब लगाया जाता है और उस दाब को हम बोलते हैं परिसारक दाब। जैसे परिसारक दाब स्थापित करते हैं, घोलक के कण का प्रवाह बिल्कुल रुक जाता है, एकदम साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। लेकिन अगर सांद्र पे हमारा दाब जो है परिसारक से भी ज्यादा लगा दिया जाए, इधर परिसारक से भी ज्यादा दाब स्थापित कर दे, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा दबा दे इधर, तो अगला जो मेरा कंडीशन हो जाता है कि घोलक का जो कण होता है उस सांद्र से ही तनु की ओर आता है। ये देखिए प्रवाहित हो रहा है घोलक का कण, घोलक का कण प्रवाहित हो रहा है सांद्र से तनु की ओर। तो लगाया गया दाब का मान यदि परिसारक दाब से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में घोलक का कण सांद्र घोल से तनु घोल की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिस घटना को हम बोलेंगे पारासरण। जैसे आपने वाटर प्यूरिफायर मशीन देखा होगा, तो वाटर प्यूरिफायर मशीन में क्या होता है कि एक छोटा सा टैंक होता है, उसके अंदर बेलनाकार टैंक होता है। आपको अगर आपका मशीन ट्रांसपेरेंट हो तो आपको ये टैंक बाहर से भी दिखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से बेलनाकार टैंक बना होता है। इसका बाह्य सतह, टैंक का जो बाह्य सतह होता है वो अर्ध पारागम्य झिल्ली के रूप में काम करता है, और जल का जब प्रवाह होता है, हमारा जल जो निकल कर आता है नल से, तो इससे इस पर प्रेशर जब आरोपित किया जाता है, तो यहां से हमारा घोलक का कण निकलकर इस जल में मिलता है, और इस घोलक के कण में रासायनिक पदार्थ होता है जो जल में छुपे हुए सूक्ष्म जीवों को मार देता है, और हमारा जल जो है वह शुद्ध हो जाता है। तो ये है आपका प्रतिलोम पारासरण। आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, और यहां हम पढ़ेंगे विलयन। 3 प्रकार के विलयन को हम देखेंगे। एक हमारा विलयन होगा हाइपरटोनिक विलयन, दूसरा होगा हाइपोटोनिक विलयन, और तीसरा होगा आइसोटोनिक विलयन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम 3 टॉपिक की चर्चा करेंगे। देखिए तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट हम देखेंगे हाइपरटोनिक विलयन, दूसरा देखेंगे हाइपोटोनिक विलयन,
और तीसरा हम देखेंगे आइसोटोनिक समपरासरणी विलयन। चलिए पहले हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक विलयन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक यदि ये दोनों विलयन को हमें डिफाइन करना है तो इसके लिए हमारे पास 2 विलयन होना चाहिए, 2 विलयन। अब सुनिएगा, हाइपरटोनिक कहता है कि 2 विलयन में जिस विलयन का परिसारक दाब ज्यादा होगा, जिसका परिसारक दाब कंपैरिजन कंपेयर 2 विलयन का करेंगे और दोनों में जिसका परिसारक दाब ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक विलयन, और जिस विलयन का परिसारक दाब दूसरे की अपेक्षा कम होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक विलयन। जैसे आप एक फिगर देखिएगा, जैसे हम 2 तरह का विलयन ले रहे हैं, एक हमारा विलयन जैसे नाम दे दिए इसका विलयन एक और हम विलयन ले रहे हैं, ये है हमारा विलयन बी। तो हमने यहां 2 तरह का कंपैरिजन करने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमेशा 2 विलयन की चर्चा कर लेंगे। तो हमने 2 विलयन लिया, एक का नाम हमने दे दिया है ए और एक का नाम दे दिया बी। सपोज कर लिए कि जो ए विलयन है इसका परिसारक दाब हम मान लिए P1, या इसको हम पाई1 भी मान सकते हैं क्योंकि P या पाई से सूचित करते हैं, और बी जो विलयन है इसका परिसारक को हम मान लिए सपोज P2 या पाई2। तो पहला ए विलयन का परिसारक दाब P1 और बी विलयन का परिसारक दाब P2 है। अब यहां देखिएगा इनइक्वालिटी के कारण, जैसे मान लिए कि P1 पहला का परिसारक दाब इज ग्रेटर देन बड़ा है P2 से, या पाई1 इज ग्रेटर देन पाई2। तो देखिए करेक्ट कि P1 इज ग्रेटर देन P2, इसका अर्थ हुआ कि P1 बड़ा है P2 से, अर्थात P1 बड़ा है और P2 छोटा है, P1 बड़ा है और P2 छोटा है। ये बोला ये हमारा हो गया बड़ा, बोले तो अधिक, यानी ये हमें मिल गया अधिक, ये है हमारा छोटा, बोले तो कम। अब देखिए अभी हमने चर्चा किया कि जिसका परिसारक दाब बड़ा या ज्यादा होगा, जिसका परिसारक दाब अधिक होगा वह हो जाएगा हमारा हाइपरटोनिक विलयन, हाइपरटोनिक विलयन। और यदि देखा जाए तो P2B जो विलयन है इसका परिसारक दाब जो है छोटा है, कम है। तो जिसका परिसारक दाब कम रहेगा, जिसका परिसारक दाब छोटा रहेगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक विलयन। तो देखिए जिसका परिसारक दाब ज्यादा हाइपरटोनिक, जिसका परिसारक दाब कम हाइपोटोनिक। अब हम चलते हैं तीसरा आइसोटोनिक विलयन या समपरासरणी विलयन। आइसोटोनिक आपका इंग्लिश वर्ड हो गया, जिसको कि हम हिंदी में बोल देते हैं समपरासरणी विलयन। आइसोटोनिक कहता क्या है, पुनः मैं एक फिगर बना रहा हूं, पुनः मैं 2 विलयन की चर्चा कर लिए। एक बर्तन में हमने विलयन ले लिया, मान लिए विलयन ए जिसका परिसारक P1, और एक हमने इधर बर्तन ले लिया, इसमें भी हमने एक विलयन डाल दिया विलयन बी जिसका परिसारक दाब P2। तो कहता है कि जब 2 विलयन का परिसारक दाब आपस में समान हो, आपस में बराबर हो, 2 विलयन की चर्चा करेंगे, दोनों का यदि परिसारक आपस में बराबर मिल जाएगा, दोनों का परिसारक दाब बराबर हो, कहने का मतलब P1 बराबर P2, या हम ये भी लिख सकते हैं पाई1 बराबर पाई2। तो जब 2 विलयन का परिसारक दाब बराबर
उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक विलयन। यह है हमारा थर्ड आइसोटोनिक विलयन। आइसोटोनिक विलयन, संपारासरणी विलयन। तो कहता है कि जब दो विलयन और दोनों का परिसारक दाब आपस में बराबर हो, तो दोनों का परिसारक दाब जब आपस में बराबर हो तो इस प्रकार का जो विलयन होता है उस विलयन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक विलयन। हाँ, एक और आइसोटोनिक का कंडीशन कहता है जहां से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। कहता है कि आइसोटोनिक विलयन की स्थिति में दोनों की जो मोलर सांद्रता या सांद्रता है वह आपस में बराबर होता है, यानी पहला के सांद्रता माने C1 और दूसरा के माने C2, तो C1 बराबर C2। मतलब आइसोटोनिक के कंडीशन में P1 बराबर P2 और C1 बराबर C2। इस कंडीशन को फॉलो अवश्य करना चाहिए। आइसोटोनिक की जो सांद्रता होता है, आइसोटोनिक का जो मोलर सांद्रता होता है वह आपस में बराबर होता है। तो अब हम आइसोटोनिक्स विलयन के आधार पर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, थोड़ा सा मैं नोट्स में सांद्रता कलेक्ट कर ले रहा हूं क्योंकि आइसोटोनिक के लिए मुझे सांद्रता चाहिए। अभी हमने देखा सांद्रता सूचित C से, सांद्रता C बराबर फॉर्मूला हो जाता है मोल बटा आयतन। देखिए, मोल जिसको कि हम सूचित कर लेते हैं N से और आयतन जिसको कि हम सूचित करते हैं V से। अब हम मोल को भी तोड़ सकते हैं। मोल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। मोल बराबर हमारा फॉर्मूला मिल जाता है द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, और साथ ही साथ हमारा बटा के नीचे आयतन भी है, जिसको कि अगर फॉर्मूला में हम लिखना चाहे तो इस तरह से मिल जाएगा C द्रव्यमान, जिसको कि हम सूचित कर देंगे W से। ये हमारा होना चाहिए ग्राम में। आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट बोले तो M और आयतन भी जो कि होना चाहिए लीटर में। हाँ, एक कंडीशन सुनिए। जैसे मान लिया हमारा समीकरण फर्स्ट, अगर आयतन हमारा मिलीलीटर में दिया रहे तब क्या करेंगे कि ये लीटर को हम मिलीलीटर में दिया रहे तो जो मिलीलीटर में रहेगा उसको हम लीटर में बदल लेंगे, और लीटर में बदलने के लिए 1000 से करेंगे भाग, जो अंततः उछल कर चला जाएगा ऊपर। तो C बराबर, यदि कहता है कि यदि भी ml में हो तो जब हमारा आयतन मिलीलीटर में हो तो तब सांद्रता C बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वेट ग्राम में गुना 1000 बटा m इंटू V मिलीलीटर में। तो इस पॉइंट का मुझे जरूरत पड़ेगा आइसोटोनिक के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करने में। तो चलते हैं, एक या दो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे और एक से दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा जिससे आपको बनाना है। देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया, जैसे कहता है कि 5% यूरिया का विलयन 12.5% अन्य कार्बनिक यौगिक के विलयन के साथ आइसोटोनिक। देखिए, यहां दो तरह का विलयन है। एक यूरिया का विलयन है 5% का। 5% इसका अर्थ हुआ कि 5 ग्राम यूरिया 100 मिलीलीटर में घुला हुआ है,
और 12.5% जो है अन्य कार्बनिक पदार्थ। कौन सा कार्बनिक पदार्थ है ये हमारा क्लियर नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा 12.5% है, अर्थात 12.5 ग्राम 100 मिलीलीटर में घुला हुआ है। करें कि यदि यूरिया का अनुभार, यदि यूरिया का अनुभार जो है 60 है, तो कार्बनिक यौगिक का अनुभार ज्ञात करें। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आने का। तो देखिए करें 5% यूरिया का घोल और 12.5% अन्य कार्बनिक यौगिक का घोल, ये दोनों आइसोटोनिक है। यूरिया का अनुभार हमारा दिया हुआ है 60, तो फिर कार्बनिक यौगिक का अनुभार बोले तो m कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। करें कि 5% यूरिया, देखिए दो तरह का विलयन है, एक यूरिया का विलयन, इसके लिए हम सांद्रता C1 निकालेंगे, और एक कार्बनिक यौगिक का विलयन, इसके लिए हम सांद्रता C2, और है आइसोटोनिक तो C1 और C2 आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलते हैं 5% यूरिया कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि माना 5 ग्राम यूरिया जो है, 5 ग्राम यूरिया 100 मिलीलीटर के घोल में घुला हुआ है। तो देखिए यहां से इतना पॉइंट हम लिखे, इससे 5 ग्राम कहने का मतलब हमारा द्रव्यमान भी मिल गया, 100 मिलीलीटर कहने का मतलब आयतन भी मिल गया। मतलब ये प्रतिशत वाला से एक हमें W मिल गया, W हमारा हो गया 5 ग्राम। ये 100 मिलीलीटर बोले तो भी हमारा आयतन मिल गया 100 मिलीलीटर, और हमारा अनुभार बोले तो m दिया है 60। मात्रक नहीं भी लिखेंगे तभी चलेगा, और नहीं तो 60 ग्राम पर मोल या यूनिट। तो W मिल गया, V मिल गया, m मिल गया। यहां से हम C1 निकाल सकते हैं। C1 बराबर अभी तुरंत फॉर्मूला देखें, W होना चाहिए ग्राम में बटा A मॉलिक्यूलर वेट इंटू V, देखिए हमारा मिलीलीटर में है, और जब ये मिलीलीटर तो हमें ऊपर चाहिए 1000। तो यहां से हम C1 कैलकुलेट करेंगे। C1 बराबर W हमारा दिया हुआ है 5 गुना 1000 बटा A मॉलिक्यूलर है हमारा 60 इंटू V आयतन दिया हुआ है 100। देखा जाए तो ये 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, और 5 से 60 हमारा कट जाएगा 12 बार में, यानी ऊपर 10 नीचे 12, तो 2 से काट सकते हैं, 2 5 से 10 और 2 6 12, यानी कि C1 हमारा मिल गया 5/6। सांद्रता है तो मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर। तो इस तरह से हमने C1 कैलकुलेट कर लिया। अब हम C2 कैलकुलेट करेंगे, और फिर आइसोटोनिक का शर्त लगाकर हम उसका अनुभार ज्ञात करेंगे। तो C2 के लिए चल रहे हैं। C2 के लिए कह रहा है कि C2 के लिए देखा जाए तो कहे कि 12.5% है, तो पुनः लिखेंगे कि माना 12.5% कार्बनिक यौगिक 100 मिलीलीटर के घोल में, प्रतिशत है तो ग्राम लगा रहे हैं, माना 12.5 ग्राम कार्बनिक यौगिक 100 मिलीलीटर के घोल में घोला हुआ है। तो देखिए यहां से एक हमारा वेट W मिल गया, दूसरा V मिल गया, और M हमें कैलकुलेट करना है, यानी द्रव्यमान W मिल गया 12.5 ग्राम, भी आयतन हमारा मिल गया 100 मिलीलीटर, और यहां से M जो है हमें फाइंड कर लेना है। तो
तो यहां से अब हम C2 निकाल सकते हैं। सांद्रता C बोले तो W ग्राम में होना चाहिए इंटू मोलिकुलर वेट इंटू V, और V है हमारा मिलीलीटर, तो ऊपर होना चाहिए हमारा 1000। यानी सांद्रता C2 बराबर आ गया, वेट जो है हमारा दिया है 12.5 गुना 1000 बटा m का जो वैल्यू है वो हमें डिफाइन करना है, ज्ञात करना है। m इंटू आयतन दिया है हमारा 100 मिलीलीटर। तो देखा जाए 2 जीरो से 2 जीरो का कहानी हमारा खत्म। एक अंक के बाद दशमलव अगर उड़ा दे तो हमारा 1 जीरो, और 1 जीरो से ये भी हमारा खत्म हो गया। यानी आ गया 125 बटा m। C2 जो मिल गया 125 बटा m। अब है सांद्रता बोले तो मोल पर लीटर। तो हमने C1 और C2 दोनों कैलकुलेट कर लिया। अब हम लिखेंगे कि चूंकि विलयन आइसोटोनिक है, चूंकि विलयन आइसोटोनिक है, जब विलयन आइसोटोनिक है इसलिए C1 बराबर C2। C1 का मान हमारा निकल गया है। C2 को अभी तुरंत हमने डिफाइन किया। C1 था हमारा 5/6 और C2 आ गया 125 बटा m। यानी 5 से देखा जाए तो 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m गुना 1 करेंगे तो m 25 छक्का 150, 150 मॉलिक्यूलर वेट बोले तो ग्राम पर मोल आंसर। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपका आज का जो क्लास यही तक। धन्यवाद।